हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो कक्षा 10 विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की सीरीज में आज हम अध्याय नंबर 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के भाग 2 में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। इसके पार्ट वन में हमने लगभग 40 प्लस इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर आप पार्ट 1 को देख लें। आज हमारा चैप्टर नंबर 10 का ये पार्ट नंबर 2 है, जिसमें कुछ हम और महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर 40 तक सभी प्रश्नों को अच्छे से डिस्कस कर लिया था, वो आप पार्ट 1 के अंदर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं प्रश्न संख्या 41 से लेकर। देखिए, प्रश्न संख्या 41 दिया गया है, किसी वस्तु का आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करेंगे? किसी वस्तु का आभासी सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करेंगे? इसके सामने रखी वस्तु का किरण आरेख भी बनाइए। तो देखो, किसी वस्तु का आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जब बात आ गई आभासी की, आभासी प्रतिबिंब किसमें बनता है? उत्तल दर्पण में। सीधा किसमें बनता है? उत्तल दर्पण में, क्योंकि अवतल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। और कैसा बनता है? आवर्धित, वस्तु से बड़ा बनता है। अब हमें इसका किरण आरेख भी बनाना है। तो किरण आरेख बनाने के लिए हमने वस्तु को यहां पर रखा है ए बी पॉइंट पर। कहां पर रखा है? ए बी पॉइंट पर। ठीक है, ये हो सकता है, ये आपका समझ लीजिए फोकस बिंदु यहां कहीं पे होगा और ये वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र से परे रखा है। ठीक है, यहां कहीं पे समझ लीजिए आपका फोकस बिंदु एफ मान लो, और यहां आपका मान लो वक्रता केंद्र सी। तो वक्रता केंद्र सी से परे हमने वस्तु को रखा है। तो यहां से टकराने के बाद जो किरण है वो दर्पण के पीछे वाले भाग में यहां पर बिंदु ए बी पर क्या होती है? हमें मिलती हुई प्रतीत होती है। मिलती नहीं है, बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, और कैसा बना है? बिल्कुल वस्तु से छोटा बन रहा है। ये आपको किरण आरेख बना के बताना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 42। पहला प्रश्न है, हमें हमेशा छोटा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे? देखो, वहां पर दर्पण पूछा था, दर्पण पूछे तो उत्तल दर्पण है, लेकिन अगर लेंस पूछे कि छोटा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे, तो अवतल लेंस का करेंगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न, अवतल दर्पण, देखो क्या लिखा हुआ है, अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? जब बिंब उसके सामने वक्रता केंद्र पर रखा हो। किरण चित्र भी बनाइए, यानी वस्तु है वो अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र सी पर रखी गई है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा हमें बताना है। तो देखो, वस्तु को यहां पर वक्रता केंद्र सी पर रखा गया है, तो ऐसी स्थिति में जो प्रतिबिंब है वो कैसा बन रहा है? आपका वास्तविक बन रहा है, और कैसा बन रहा है? उल्टा। और कैसा बन रहा है? बिंब के आकार का, जितनी आकार वस्तु का था उतना का उतना आकार बिंब का है। और आपका कहां पर बन रहा है? वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है, जहां पर वस्तु रखी हुई थी उसी दिशा पे उल्टे भाग में उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो ये आपको किरण आरेख बनाना है। चैप्टर की व्याख्या के दौरान मैंने किरण आरेख बनाना बहुत अच्छे से सिखाया है। आप चाहे तो चैप्टर की व्याख्या वाली क्लास जरूर देख ले, ताकि ये सारी चीजें आपको अच्छे समझ में आ सके कि प्रतिबिंब कब कहां बनता है, कैसे बनता है। इन सारी चीजों की चर्चा हम चैप्टर की व्याख्या के दौरान बहुत अच्छे से कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 43 लिखा हुआ है, अवतल और उत्तल दर्पण का एक एक उपयोग बताना है। तो अवतल दर्पण का उपयोग तो कहां होता है? कार के हेडलाइटों में होता है, जहां पर प्रकाश को फैलाने का काम होता है। और उत्तल दर्पण का उपयोग होता है वाहनों के अंदर पीछे के दृश्य को देखने में, पश्च दृश्य को देखने के अंदर साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसी के अंदर दूसरा प्रश्न है, जब वस्तु को उत्तल लेंस के सामने, किसके सामने? उत्तल लेंस के सामने अनंत और द्वितीय फोकस 2f के मध्य रखा जाता है, तो बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाओ और उसकी प्रकृति भी बताओ। तो देखो, यहां पर ये आपका उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। ठीक है, वस्तु को हमें कहां रखना है? वस्तु को हमें अनंत और 2f के बीच में। तो ये आपका मुख्य फोकस हो गया f1, ये आपका द्वितीय फोकस हो गया 2f1,
और यहां पर आपका हो गया अनंत। इन दोनों के बीच में हमने वस्तु को रखा है ए बी को। किसको रखा है? वस्तु ए बी को हमने रखा है। तो ऐसी स्थिति में जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो दूसरे भाग के अंदर आपके मुख्य फोकस F2 और आपका 2F2 इन दोनों के बीच में बन रहा है, ये वाला भाग है ना। तो हम कहेंगे कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? छोटा बन रहा है। कैसा बन रहा है? उत्तल लेंस में हमेशा वास्तविक बनता है, और कैसा बनता है? उल्टा बनता है। तो ये आपको एक आलेख बना के बताना है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा और उसकी प्रकृति कैसी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आपका 44। देखें, वक्रता दूरी और फोकस दूरी में संबंध बताना है, और दूसरा है स्नेल का अपवर्तन का नियम लिखना है। तो देखो, वक्रता दूरी यानी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के अंदर संबंध क्या होता है? तो जो छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण होते हैं उनके लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से कितनी होती है? दुगुनी होती है, डबल होती है। छोटे द्वारक के जो गोलीय दर्पण होते हैं उनके लिए वक्रता त्रिज्या r का मान उसकी फोकस दूरी f से क्या होता है? डबल होता है। और इस संबंध को लिखते हैं r इक्वल टू 2f। क्या लिखते हैं? r इक्वल टू 2f, या ऐसे भी लिख सकते हैं f इक्वल टू r/2। ठीक है, इसके जरिए हम व्यक्त कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न, प्रकाश के क्या बताना है हमें? स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम क्या होता है कि प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा विभिन्न माध्यमों के युग्म के लिए, प्रकाश के किसी निश्चित रंग और विभिन्न माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन आर का अनुपात क्या होता है? सदैव स्थिर रहता है, नियत रहता है। इसे ही कहते हैं स्नेल का नियम, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। प्रकाश के किसी निश्चित रंग और विभिन्न माध्यमों के या निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात क्या होता है? सदैव नियत रहता है। इसे ही कहते हैं स्नेल महोदय का नियम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। किसी लेंस की डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। ठीक है, कि लेंस की क्षमता से क्या मतलब है? तो डायोप्टर उस लेंस की क्षमता जिसकी फोकस दूरी कितनी हो? 1 मीटर हो, तो क्या होगा? एक डायोप्टर बराबर 1/f, और यदि f का मान 1 मीटर हो जाए तो ऐसी स्थिति में उस लेंस की क्षमता कितनी होगी? 1 डायोप्टर होगी। ठीक है, लेंस की क्षमता का सूत्र होता है P इक्वल टू 1/f, और यदि f 1 हो जाए तो ऐसी स्थिति में P का मान कितना होगा? P का मान आपका 1 डायोप्टर होगा। ठीक है, उत्तल लेंस की क्षमता सदैव कैसी होती है? धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की क्षमता सदैव कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। इसके पीछे वजह क्या है कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है वो आपकी ऋणात्मक होती है। ठीक है, प्रश्न संख्या इसी का 2। प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की प्लेट में प्रवेश करता है, तो प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल दी हुई है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। हमें क्या निकालना है? हमें उस प्लेट के अंदर जब वो प्रवेश कर रही है तो फिर उस समय प्रकाश की चाल कितनी है? तो देखो, कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.50, निर्वात में प्रकाश की चाल दी हुई है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है? C/V। क्या होता है? C/V। तो यहां पर C/V। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है उसके अंदर वेग। तो यहां पर हमें v का मान निकालना है, उस वस्तु के अंदर वेग निकालना है, तो v का मान निकालना है। तो c मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है? 3 × 10⁸। फिर nm यानी कि उस माध्यम में प्रकाश का वेग कितना? माध्यम में अपवर्तनांक, सॉरी, माध्यम का अपवर्तनांक कितना है? 1.50। तो इसको हल करेंगे तो कितना आएगा? 2 × 10⁸ आ जाएगा। कितना आएगा? 2 × 10⁸, क्योंकि 1.5 से 3 कट जाएगा 2 बार, तो 2 × 10⁸ आपका कांच के अंदर प्रकाश की चाल होगी। ठीक है, केवल सूत्र आपको याद रखना है, अपवर्तनांक बराबर माध्यम निर्वात में प्रकाश की चाल बटे में माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, इस सूत्र की मदद से आप आसानी से किसी भी वस्तु के अंदर उसकी प्रकाश की चाल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने दिया गया है। दर्पण सूत्र, लेंस सूत्र और लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन के सूत्र लिखकर बताइए कि यह V, U, F, H और H1 किससे संबंधित है। तीनों के सूत्र लिखने हैं आपको, दर्पण सूत्र, लेंस सूत्र और आपका लेंस का आवर्धन सूत्र, और इसके अंदर जो आपकी V, U, F, H डैश यूज होते हैं उनका मतलब क्या है।
तो सबसे पहले बात करते हैं दर्पण सूत्र की। दर्पण सूत्र है आपका 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब यहां पर v का मतलब है प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। u का मतलब है दर्पण के ध्रुव से बिंब यानी कि वस्तु की दूरी, और f का मतलब है उस दर्पण की फोकस दूरी। ठीक है, तीनों का मतलब पता चल गया। फिर है आपका लेंस सूत्र। लेंस सूत्र क्या है? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। v का मान वही प्रतिबिंब दूरी है, u का मान बिंब की दूरी है, और f का मान आपकी फोकस दूरी है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं आवर्धन सूत्र की ओर। आवर्धन सूत्र m इक्वल टू है h डैश अपॉन h। m का मतलब है आवर्धन, h डैश का मतलब है आपकी प्रतिबिंब की ऊंचाई, और h का मतलब है आपकी बिंब या वस्तु की ऊंचाई। किसकी ऊंचाई? बिंब की ऊंचाई। ये किसका मतलब है? आपका h का मतलब है। ठीक है, तो ये तीनों सूत्र हो गए, और तीनों के अंदर कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी हमने चर्चा कर ली। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 दिया गया है किसी लेंस की क्षमता धनात्मक तथा किसी लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। किस लेंस की क्षमता धनात्मक और किस लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है? तो देखो, लेंस की क्षमता का सूत्र क्या है? P इक्वल टू 1/f। तो जिसकी फोकस दूरी धनात्मक होगी उसकी क्षमता भी धनात्मक होगी, और जिसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होगी उसकी क्षमता भी ऋणात्मक होगी। तो उत्तल लेंस की जो क्षमता है वो धनात्मक होती है, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। फिर बात करें अवतल लेंस की क्षमता, तो वो ऋणात्मक होती है, क्योंकि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है वो ऋणात्मक होती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 दिया हुआ है, 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की आपको क्षमता निकालनी है। कितनी? फोकस दूरी f का मान दिया हुआ है आपका 2 मीटर। तो P बराबर क्या होता है? P बराबर होता है 1/f। यहाँ पर कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। तो f किस में रखेंगे? माइनस में। तो P इक्वल टू 1/-2। तो 1 के अंदर -2 का भाग दे देंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा? माइनस का 0.5 डायोप्टर। ये आपके अवतल लेंस की क्षमता आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने दिया गया है, किसी अवतल लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे किसी बिंब की, यानी u का मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, का 3 गुना आवर्धित बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है? यानी कि अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी गई है। समझ लीजिए, ये आपका अवतल दर्पण है, इसके सामने वस्तु रखी गई है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। कितनी दूरी पर? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आपकी वस्तु रखी गई है। ठीक है, जैसे मैं बना के चित्र बताऊं आपको, और यहां पर आपकी जो दूरी है वो कितनी है? यहां पर कोई वस्तु रखी गई है, और ये दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। u का मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ये माइनस में होगा। ठीक है, अब हमें इससे 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना है। कितना गुना? 3 गुना बड़ा। तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, यानी बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वो दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। अब अभी देखो, लेंस की आवर्धन क्षमता का सूत्र पता है, m इक्वल टू h डैश अपॉन h, या हम कह सकते हैं -v अपॉन u। ठीक है, अब बिंब है वो 3 गुना आवर्धित है, मतलब h डैश जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो कितनी है? h की 3 गुना है। कितनी है? h की 3 गुना। तो हमने लिख दिया -3h। कितना लिख दिया? -3h। क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वाले भाग में बनेगा, तो वहां पर जो दूरी होगी वो माइनस में होगी, इस वजह से यहां पर लिखा है -h। अब यहां पर v अपॉन u का मान कितना आ गया? आपके 3 आ गया। ठीक है, क्योंकि h से h तो कट गया, और v अपॉन u का मान आ गया 3। अब बिंब की दूरी जो u है वो कितनी दूरी है? -10 सेंटीमीटर। कितनी दूरी है? -10 सेंटीमीटर। अतः v यहां पर देखो, इस वाले सूत्र में v अपॉन -10, u का मान -10 बराबर v अपॉन u का मान कितना आ गया था? इस वाले सूत्र से v अपॉन u का मान आ गया था 3। ठीक है, अब 3 गुना 10 हो गया, तो ये हो गया -30 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब है वो दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके सामने वाले भाग में बनेगा। कहां पर बनेगा? देखो माइनस में आ रहा है, मतलब इधर ही सामने वाले भाग के अंदर आपका यहां कहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, ये आपका था प्रश्न संख्या 48। हमने कुछ नहीं किया, पहले आवर्धन के सूत्र से हमने v अपॉन u का मान निकाल दिया, और फिर v अपॉन u और बराबर में रख दिया 3 का मान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 49। देखो, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, और अवतल दर्पण के 2 उपयोग बताने हैं। अवतल दर्पण के उपयोग बताने हैं। तो देखो, प्रकाश का परावर्तन आप सबको पता है, जब प्रकाश की किरण
किसी परावर्तक पृष्ठ पर टकराती है तो उस परावर्तक पृष्ठ से टकराकर यदि पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश की किरण का किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाने की जो घटना है वो कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। अवतल दर्पण के उपयोग, तो पहला उपयोग होता है टॉर्च के अंदर, सर्च लाइट में और वाहनों के जो अग्रदीप होती है, हेडलाइट होती है, उनमें समांतर प्रकाश किरण पुंज प्राप्त करने के लिए। दूसरा, सेविंग दर्पण में चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए। तीसरा, जो दंत विशेषज्ञ होते हैं, जो दांतों के डॉक्टर होते हैं, उनका दंत चिकित्सा में उपयोग किया जाता है, दांतों का बड़ा इमेज प्राप्त हो। और सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को एक जगह पर केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं और अपवर्तन के आपको नियम बताने हैं। तो देखो, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम के अंदर प्रवेश करती है, तो जो प्रकाश की किरण है वो अपने मूल मार्ग या अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इस घटना को ही कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो माध्यम के अंदर अलग अलग माध्यमों में प्रकाश का वेग अलग अलग होने की वजह से जो प्रकाश की आपतित किरण है वो अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, भटक जाती है। इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। उदाहरण की बात करें तो पानी में रखा हुआ सिक्का अपवर्तन के कारण क्या होता है, ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। दूसरा, पानी में रखी हुई छड़ क्या होती है, मुड़ी हुई दिखाई देती है। ये दोनों अपवर्तन के उदाहरण हैं। फिर बात करें अपवर्तन के नियमों की, तो अपवर्तन का पहला नियम वही है जो परावर्तन का है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल के अंदर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। और दूसरा नियम है स्नेल का नियम। प्रकाश के किसी निश्चित रंग और निश्चित माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का जो अनुपात है वो सदैव क्या रहता है, स्थिर रहता है, नियत रहता है। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू आपका μ1/2, यानी कि माध्यम 1 का माध्यम 2 के अपेक्ष क्या है, अपवर्तनांक है। इसी को कहते हैं हम स्नेल का नियम। फिर बात करते हैं प्रश्न संख्या 51 कि आपका जो अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक का मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है। और दूसरा प्रश्न है समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता बतानी है। तो अपवर्तनांक का मान किस पर निर्भर करता है, 3 कारकों पर, एक माध्यम की प्रवृत्ति पर, माध्यम के घनत्व पर और प्रकाश के रंग पर। इन 3 कारकों पर निर्भर करता है किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक। फिर समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या क्या होती है। तो पहली विशेषता होती है कि समतल दर्पण से बनने वाले जितने भी प्रतिबिंब इमेज होते हैं वो सदैव आभासी होते हैं और कैसे होते हैं, सीधे होते हैं। दूसरा, प्रतिबिंब का जो आकार है वो सदैव वस्तु के आकार के क्या होता है, बराबर होता है। जितना साइज वस्तु का होगा उतना का उतना प्रतिबिंब का होगा। फिर जो प्रतिबिंब है वो दर्पण से पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने क्या होती है, स्थित होती है। यह विशेषता है समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 52। क्या दिया हुआ है, किसी 60 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, यानी एफ का मान दिया हुआ है -60 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है वो ऋणात्मक होती है, तो एफ का मान हमने लिख दिया -60 सेंटीमीटर। फिर सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा गया है, यू का मान दिया हुआ है -15 सेंटीमीटर। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति v का मान निकालना है, प्रकृति और आवर्धनता m का मान निकालना है। तो लेंस का सूत्र हमने लगा दिया 1/f = 1/v - 1/u। ठीक है, इसको हल करके हमने यहां से किसका मान निकाल दिया, यहां से हमने मान निकाल दिया v का। इसका मान निकाल दिया v का। v का मान कितना आया, v का मान आया आपका -12 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंस सूत्र लगा के हमने f और u का मान लिख दिया और वहां से हमने v का मान निकाल दिया -12 सेंटीमीटर। मतलब प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो लेंस के बाईं ओर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर होगी। ठीक है, लेंस के सामने वाले भाग में प्रतिबिंब बनेगा। प्रकृति कैसी होगी, आभासी और सीधा होगा। ठीक है, क्योंकि अवतल लेंस के द्वारा बनने वाले जितने भी प्रतिबिंब है वो आभासी और सीधे होते हैं। फिर आवर्धनता निकालनी थी, तो m बराबर क्या होता है, v/u। तो v का मान -12 है, u का मान -15 है। दोनों को काट के हल करेंगे 0.8, मतलब प्रतिबिंब है वो वस्तु से क्या होगा, वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, तो इस तरह हमने लेंस का सूत्र लगाया और आवर्धन का सूत्र लगा के हमने आवर्धन का मान निकाल दिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53। दिया गया है अवतल दर्पण में बिंब की विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब बनने के लिए किरण चित्र, स्थिति, प्रकृति और प्रतिबिंब का आकार बनाइए। हमें कुछ स्थितियां दी गई है, उनके लिए हमें किरण आरेख बनाना है अवतल दर्पण के लिए। पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पर रखी हो।
अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु अनंत पर रखी हो। तो देखो जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब आपका कहां बनेगा, प्रतिबिंब आपका बनेगा फोकस बिंदु पर। कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। आकार कैसा होगा, वस्तु से बहुत ही छोटा होगा। आपके सामने चित्र दिख रहा है, ये वस्तु ए बी कहां पर रखी हुई है, अनंत पर रखी हुई है, और इसका प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, प्रतिबिंब इधर फोकस के ऊपर बन रहा है। ठीक है। दूसरा, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी और अनंत के मध्य हो। तो दूसरी स्थिति में यह आपका वक्रता केंद्र सी है और इधर आपका अनंत है, इन दोनों के बीच में ये वस्तु ए बी रखी गई है। तो ऐसी स्थिति में जो प्रतिबिंब है वो कहां बन रहा है, ये आपका फोकस बिंदु है, फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है आपका प्रतिबिंब ए बी। तो आपका स्थिति क्या होगी, फोकस बिंदु एफ और वक्रता केंद्र सी के बीच में बन रहा है। कैसा बन रहा है, वास्तविक और उल्टा बन रहा है, और वस्तु से काफी छोटा बन रहा है। ठीक है। तीसरा है स्थिति जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर हो। तो देखो यहां पर वक्रता केंद्र सी पर वस्तु को रखा गया है, यह आपकी वस्तु है ए बी। तो ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब भी कहां बन रहा है, प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र सी पर बन रहा है, वास्तविक और उल्टा बन रहा है, और वस्तु के आकार के बिल्कुल बराबर बन रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसी में जब वस्तु वक्रता केंद्र सी और फोकस बिंदु एफ के बीच हो। तो देखो जब वस्तु वक्रता केंद्र सी और फोकस के बीच में हो तो कब बनेगा, तो देखो ये आपका वक्रता केंद्र है और ये आपका फोकस है। ठीक है। इन दोनों के बीच में ये वस्तु ए भी रखी हुई है यहां पर। तो आपका प्रतिबिंब कहां बन रहा है, प्रतिबिंब आपका वक्रता केंद्र सी से परे बन रहा है। कैसा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है, और कैसा बन रहा है, वास्तविक और उल्टा बन रहा है। ठीक है। अगली स्थिति है जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। तो देखो वस्तु को यहां पर फोकस बिंदु एफ पर रखा गया है। ठीक है। जब वस्तु को फोकस बिंदु एफ पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, और वस्तु से क्या होगा, बहुत ही बड़ा बनेगा। ठीक है। अगली स्थिति है जब वस्तु फोकस बिंदु एफ और ध्रुव के बीच रखी हो। तो देखो ये आपका फोकस बिंदु एफ है और ये आपका ध्रुव पी है, इन दोनों के बीच में वस्तु को रखा गया है यहां पर। ये आपकी वस्तु है, तो प्रतिबिंब क्या होगा, दर्पण के पीछे की ओर बनेगा यहां पर देखो। ठीक है। यहां पर बन रहा है ये ए बी वाला प्रतिबिंब बन रहा है। कैसा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा, और वस्तु से काफी बड़ा बनेगा। यह केवल एक ही स्थिति है जिसमें अवतल दर्पण के केस में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी और सीधा। बाकी जितनी भी स्थितियां हैं प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा, यह आपको विशेष ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54। हमें उत्तल लेंस से बिंब की विभिन्न स्थितियों में बनने वाले प्रतिबिंब की किरण चित्र स्थिति, प्रकृति और आकार किससे, उत्तल लेंस से। पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पर रखी हो। तो जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो आपकी फोकस बिंदु F2 पर आपका प्रतिबिंब बनेगा लेंस के दूसरे वाले भाग में। कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, और बहुत ही छोटा एक बिंदुवत बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा। दूसरी स्थिति है जब वस्तु अनंत और द्वितीय फोकस के मध्य स्थित हो, 2F1 के मध्य स्थित हो। तो यहां पर देखो यह आपका अनंत है, यह आपका 2F1 है। ठीक है। इन दोनों के बीच में आपकी ये वस्तु रखी गई है ए बी। तो ऐसी स्थिति में जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहां बन रहा है, दूसरे भाग में 2F2 और 2F2 के बीच में बन रहा है ये वाला। ठीक है। F2 और 2F2 के बीच में बन रहा है। कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, और कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। अगला स्थिति है जब वस्तु 2F1 पर स्थित हो। किसमें स्थित हो, 2F1 पर स्थित हो। तो जब वस्तु 2F1 पर स्थित हो तो आपका जो देखो ये 2F1 है, यहां पर आपकी वस्तु रखी गई है। ठीक है। 2F1 पर, तो 2F1 पर स्थिति है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब आपका बनेगा 2F2 पर, दूसरे वाले भाग में यहां पर बनेगा प्रतिबिंब 2F2 पे ऊपर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है। कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा, और आकार कैसा होगा, तो आकार होगा वस्तु के बराबर। जितना आकार वस्तु का होगा उतना का उतना आकार आपके होगा प्रतिबिंब का। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जब वस्तु 2F1 पर रखी होगी तो आपका प्रतिबिंब 2F2 पर बनेगा, वही वास्तविक और उल्टा होगा और वस्तु के बराबर होगा। फिर बात करें जब वस्तु 2F1 और F1 के मध्य स्थित हो। तो ये आपका 2F1 है और इधर आपका क्या है, F1। इन दोनों के बीच में क्या रखी हुई है, इन दोनों के बीच में वस्तु रखी हुई है।
तो ऐसी स्थिति में जो प्रतिबिंब है वो 2f2 और अनंत के मध्य बनेगा। किसके बीच में? ये आपका 2f2 है और इधर आपका अनंत है, इन दोनों के बीच में आपका बनेगा ये प्रतिबिंब। ठीक है, और ये भी कैसा होगा? ये भी वास्तविक होगा और उल्टा होगा और वस्तु से काफी बड़ा बनेगा। फिर अगली स्थिति, जब वस्तु f1 पर स्थित हो, यानी मुख्य फोकस पर लेंस के सामने स्थित हो, तो स्थिति कहां पर होगी? प्रतिबिंब बनेगा आपका अनंत के ऊपर। कैसा बनेगा? वही वास्तविक और उल्टा बनेगा और बहुत ही बड़ा बनेगा। ये देखो आपका f1 है मुख्य फोकस और यहाँ पर आपका क्या रखी गई है? वस्तु रखी गई है। तो ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब यहाँ कहीं पर बनेगा अनंत पे। ये कैसा होगा? वास्तविक और उल्टा होगा और काफी बड़ा बनेगा। अगली स्थिति है आपकी, जब वस्तु f1 यानी मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र O के बीच स्थित हो, तो ऐसी स्थिति में जो प्रतिबिंब है वो बिंब के पीछे यानी लेंस की बाईं तरफ बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा और वस्तु से काफी बड़ा बनेगा। देखो चित्र आपका ये वाला होगा। यहाँ पर वस्तु कहाँ रखी गई है? f1 मुख्य फोकस और आपके प्रकाशिक केंद्र O के बीच में वस्तु को रखा गया है। ये आपकी क्या है? वस्तु है। ठीक है, इन दोनों के बीच में मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र O के बीच में वस्तु को रखा गया है। तो ऐसी स्थिति में मैं इसी लेंस के बाएं वाले भाग में आपका यहाँ पर प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या प्राप्त होगा? आपका आभासी प्रतिबिंब। और ये कैसा होगा? ये वस्तु से काफी बड़ा होगा और आपका आभासी और कैसा होगा? सीधा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 दिया हुआ है, अवतल लेंस से बिंब की विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब बनने का किरण क्षेत्र स्थिति, प्रकृति और आकार की विवेचना करो। किससे? अवतल लेंस के जरिए। तो अवतल लेंस से केवल दो ही स्थिति बनती है, जब वस्तु पहली अनंत पर रखी हो। तो देखो यहाँ पर वस्तु अनंत पर रखी गई है, यहाँ कहीं पे हमें नहीं पता। तो ऐसी स्थिति में जो प्रतिबिंब है उसकी स्थिति कहां पर बनेगी? f1 पर। ठीक है, वास्तविक नहीं होगा, ये आभासी और सीधा होगा, यानी यहाँ पर मिलती हुई हमें प्रतीत होगी। और आकार कैसा होगा? बिल्कुल छोटा एक बिंदु के रूप का होगा। अवतल लेंस में दूसरी स्थिति है, जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र O और अनंत के बीच में रखी हो। प्रकाशिक केंद्र O और अनंत के बीच में रखी हो, तो स्थिति कहां बनेगी? ऐसी स्थिति में ये f1 और प्रकाशिक केंद्र के मध्य बनेगा। ठीक है, यहां पर ये देखो, तो ये f1 मुख्य फोकस है और ये आपका प्रकाशिक केंद्र O है। इन दोनों के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। ये आपका क्या है? इमेज है। और ये आपका क्या है? ये आपका ऑब्जेक्ट है, यानी कि बिंब है, वस्तु है। तो जब वस्तु को 2f1 यानी प्रकाशिक केंद्र और अनंत के बीच में रखा जाता है, तो आपका जो प्रतिबिंब है वो f1 और प्रकाशिक केंद्र के मध्य बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा और वस्तु से क्या बनेगा? वस्तु से काफी छोटा बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, उत्तल दर्पण में बिंब की विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब बनने का किरण चित्र स्थिति, प्रकृति और प्रतिबिंब का आकार बताओ। इसमें उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में भी दो ही स्थिति होगी, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। तो जब वस्तु अनंत पर रखी है, ये आपकी वस्तु है जो कि अनंत पर रखी है, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वाले फोकस पर बनता हुआ हमें प्रतीत होगा, आभासी और सीधा होगा और बहुत ही छोटा बनेगा। ऐसा आपको किरण आरेख बनाना है। फिर अगला प्रश्न है, जब वस्तु उत्तल दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच रखी हो, तो उत्तल दर्पण का ध्रुव ये है P, ये आपका ध्रुव है और यहां पर कोई वस्तु है, ये अनंत है और यहां पर आपकी ए बी वस्तु रखी गई है। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है? ये वाला पीछे वाले भाग में, दर्पण के पीछे ध्रुव और फोकस के बीच में। ये आपका फोकस है और ये आपका ध्रुव है, इन दोनों के बीच में बन रहा है दर्पण के पीछे वाले भाग में। आभासी और सीधा बन रहा है। कैसा बन रहा है? आभासी और सीधा, और वस्तु से काफी छोटा बन रहा है। आगे, अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब को आपको बताना है कि जब अवतल दर्पण के सामने अलग अलग स्थितियों में वस्तुओं को रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहां और कैसा बनता है। तो एक भाग में लिखा है बिंब की स्थिति, फिर प्रतिबिंब की स्थिति, फिर प्रतिबिंब का आकार और प्रतिबिंब की प्रकृति। सबसे पहले बात करें, जब हम अवतल दर्पण के सामने वस्तु को अनंत पर रखते हैं, कहां पर? अनंत पर, तो उसका प्रतिबिंब बनता है फोकस F पर। आकार कैसा होता है? बहुत ही छोटा और एक बिंदु के समान होता है। प्रकृति कैसी होती है? वास्तविक और उल्टा होता है। दूसरी स्थिति में वक्रता केंद्र C से परे, यानी वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच में जब वस्तु को रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनता है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। आकार बहुत ही छोटा बनता है और प्रकृति कैसी होती है? वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है,
तीसरी स्थिति, जब बिंब को वक्रता केंद्र सी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब की स्थिति भी वक्रता केंद्र सी पर बनती है। प्रतिबिंब का आकार जितना वस्तु का आकार होता है उतना का उतना प्रतिबिंब का आकार बनता है। और प्रतिबिंब की प्रकृति ये कैसे होती है, वास्तविक और उल्टी होती है। ठीक है, फिर बात करें बिंब की स्थिति फोकस और वक्रता केंद्र सी के बीच में, तो यहां पर प्रतिबिंब की स्थिति कहां बनेगी, वक्रता केंद्र सी से परे, वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच में मान लो। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा। प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक और उल्टी होगी। ठीक है, फिर बिंब की बात करें वक्रता केंद्र सी पर जब रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, बहुत ही बड़ा बनेगा, लेकिन वास्तविक और उल्टा होगा। फिर दर्पण के ध्रुव P और F के बीच में जब वस्तु को रखा जाता है तो दर्पण के पीछे की ओर प्रतिबिंब बनता है, काफी बड़ा बनता है, और ऐसी स्थिति में आभासी और कैसा बनता है, सीधा बनता है। ठीक है, तो ये थी आपकी अवतल दर्पण के द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियां और उसके लिए बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति। तो इस प्रकार हमने आपके अध्याय 10 के प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के जितने भी परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे उन सभी की चर्चा बहुत अच्छे से कर ली है। उम्मीद करता हूं ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होंगे। और तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को शेयर और लाइक कमेंट जरूर करें। और यदि आपको मेरी ये मेहनत और क्लास पसंद आई है तो फिर लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।